हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टार्ट किया था बेटा लास्ट वीडियो के अंदर डिमांड चैप्टर के साथ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़ा था, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। नीड का मतलब बेसिक नेसेसिटीज, डिजायर का मतलब या वांट का मतलब जब हमारी नीड्स स्पेसिफिक हो जाती हैं, और डिमांड का मतलब एडिक्वेट परचेसिंग पावर भी होनी जरूरी है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉपर अगर हम लोग डिमांड को बोले तो डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज दैट द बायर आर intending to purchase at different possible prices at a point of time. Demand is a desire backed by an adequate purchasing power. ये वाली जो उनकी डेफिनेशन है ये जनरल चल जाती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के अंदर डिफाइंड डिमांड आ जाता है तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल quantities that the buyer are intending to purchase at different possible prices at a point of time. क्योंकि एक बार क्लास 12th के अंदर MCQ आ गया था, डिमांड डिपेंड्स अपॉन, उन्होंने टाइम दे दिया, उन्होंने प्राइस दे दिया, उन्होंने विलिंगनेस दे दिया और आंसर दे दिया ऑल ऑफ अबव ऑप्शन के अंदर। अब बच्चे ने क्या किया, डिमांड को हमेशा वो हम लोग प्राइस से रिलेट करके चलते हैं, प्राइस पे टिक कर दिया, लेकिन इसका आंसर क्या आना था, प्राइस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, इंटेंडिंग का मतलब विलिंग टू परचेस पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए अगर आप लोग प्रॉपर डेफिनेशंस के लिए जाएंगे तो हर एक पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो इलैबोरेट करके जितना पढ़ेंगे उतनी प्रॉब्लम्स कम आएंगी। क्लास 12th में था पहले माइक्रो ना, अभी एक साल से ही जो सा है वो क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए इकोनॉमिक्स का लेवल क्लास 11 के अंदर एकदम से सडनली राइज हुआ है। प्रॉब्लम बच्चों को आती है, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, इतना सब कुछ, लेकिन ढंग से मेहनत करोगे तो इंटरेस्टिंग भी यही है। ठीक है जी, डिमांड समझ में आ गया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, वहां पर क्या था, डिफरेंट पॉसिबल कॉमोडिटीज, यहां पर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी that buyers are intending to purchase at a specific price at a point of time. That is quantity demanded. यानी कि डिमांड के अंदर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितना कितना परचेस कर सकते हैं बायर, इस चीज को देखा जाता है। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में एक स्पेसिफिक प्राइस पे देखा जाएगा, प्राइस 10, 20 and let's say this is 30, this is quantity 10, 5 and this is 2. This schedule is showing demand. ये शेड्यूल जो शो कर रहा है ये डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे बात करूं कि 20 रुपए पर डिमांड कितनी है, इट इज ऑफ 5। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल का मतलब कि जब रिलेशनशिप टेबल की फॉर्म में शो करते हैं हम प्राइस और डिमांड के में, तो दैट इज व्हाट, दैट इज शेड्यूल। ठीक है, ये टेबल बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज शेड्यूल। इसे ग्राफ पे बना देते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कर्व। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहां पर एक स्पेसिफिक बायर कितना परचेस करेगा इसे हम लोग देखते हैं, तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर। प्राइस 10, 20 and 30, क्वांटिटी परचेस्ड बाय ए इज 10, 5 and 2. This is what, this is इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बार बार क्यों रब कर रहा हूं, डी क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पॉसिबल प्राइसेस पर अगर मैं शो कर रहा हूं तो मैं डी से शो कर दूंगा, एक पर्टिकुलर प्राइस पे शो करूंगा तो मैं क्यू से शो कर दूंगा, इंटरचेंजेबली भी शो करेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, टेंशन ना ले। क्लियर हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल shows demand of commodity at different possible prices at a point of time. That is what, that is demand schedule, individual demand schedule. इसी में ऐड कर दूं डिमांड ऑफ बी 10, या चेंज करके ले लेते हैं 10, 20 and 5. फाइन। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्यों बना दिया इसे मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्यों मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा बायर है और मार्केट में डिमांड कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी, दिस विल बी 30, दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी 7। ये क्या आ गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल आ गया। इसे ग्राफ पे शो कर देंगे, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी। दिस इज द डिमांड ऑफ ए, दिस इज द डिमांड ऑफ बी एंड दिस इज द डिमांड ऑफ ए प्लस बी। ये हम लोगों ने क्या है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। फाइन। उसके अलावा हम लोगों ने स्लोप निकाला था कि स्लोप निकालना अगर नंबर्स में है तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, और इवन अगर नंबर में ना निकालकर हमें जनरल टर्म्स में शो करना है, जैसे कि दिस इज गिवन प्राइस
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, और सिर्फ एक लाइन दे दी है तो फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस पे किसका चेंज है, प्राइस का, और एक्स एक्सिस पे चेंज किसका है, क्वांटिटी डिमांडेड का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, और माइनस का साइन यहाँ पर क्या सिग्निफाई करता है, माइनस का साइन सिग्निफाई करता है यहाँ पर कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तभी ग्राफ हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आ रहा है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, दूसरा नाम डिमांड फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। ठीक है, अभी तो ये अजीब सा ही लग रहा होगा देखने में कि सर क्या लिख दिया है। क्या बताया आपको, इसका टॉपिक का नाम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड किन चीजों पर डिपेंड करती है। दूसरा इसे हम लोग बोल देते हैं डिमांड फंक्शन, और तीसरा हम इसी को बोल देते हैं क्या, तीसरा इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जस्ट वेट अ मिनट। तो बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के नाम से आप लोगों को इजी रहेगा रिलेट करना। क्या है कि डिमांड किन चीजों पर डिपेंड करती है, उनमें से मैंने पहले लिखा है पी एक्स, पी एक्स की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के खुद के प्राइस पर डिपेंड करेगी डिमांड, और ये रेलेवेंट भी है ना। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्राइस अगर ज्यादा होगा चीज का तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर एक्स विल डिक्रीज। फाइन, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, डिमांड फॉर एक्स विल इंक्रीज। दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट फैक्टर। फाइन, टॉपिक समझ में आया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करेगी। अगर मैं यार कोई चीज परचेस करने जा रहा हूं तो मैं खरीदूं ना खरीदूं किन चीजों पे डिपेंड करता है, उनमें से कुछ फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला, चीज कितने रुपए की है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब पहले इस वर्ड रिलेटेड का मीनिंग समझें। रिलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कि जहां पर कोई ना कोई रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ है गुड्स के बीच में, दैट इज व्हाट दैट इज रिलेटेड वर्ड मीन्स। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर दूं, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या बताया रिलेटेड वर्ड का मतलब, कि जहां पर कोई भी रिलेशनशिप किसी तरह का है दो गुड्स के बीच में, तो उन गुड्स को हम लोग रिलेटेड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, मार्कर और इंक, ये क्या है, ये रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं कि यार ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कहीं ना कहीं इस गुड पे इस गुड का इफेक्ट पड़ेगा। ये कितना महंगा है उस पर डिपेंड करेगा इसकी डिमांड। क्लियर, देखे कैसे रिलेटेड गुड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। वो गुड्स जो उनसे के दूसरे गुड की जगह पे यूज हो सकते हैं, इस तरह के गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल समझेंगे, टी एंड कॉफी। नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्यों सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल रहे हैं कि कभी भी यार हमारे यहां पर कोई मेहमान भी आता है ना, तो हम पूछ लेते हैं उससे विल यू प्रेफर टी और कॉफी। रीजन कि दोनों ही बेवरेजेस हैं और दोनों ही हॉट सर्व किए जा सकते हैं, इवन दोनों ही कोल्ड भी सर्व किए जा सकते हैं, आइस टी एग्जांपल है ना। तो क्या है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट है। टी कैन बी समवेयर सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉफी एंड कॉफी कैन इन सम ऑफ द केसेस बी सब्स्टिट्यूटेड बाय टी। मैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये मत बोलना जी मैं टी पी लेती हूँ कॉफी तो पीती नहीं हूँ, झूठ बोल रहे हो, इनका कोई इलाज नहीं है। टी और कॉफी कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं।
अब इमेजिन करो सिर्फ अभी इतने सिचुएशन को कि अगर टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या कॉफ़ी की डिमांड पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। वजह, या टी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो क्या करेंगे? कॉफ़ी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। इसके अपोजिट, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी हो जाएगी तो क्या करेंगे? टी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों गुड्स एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? इन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल रहे हैं। तो टी और कॉफी क्या हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो। फाइन। प्राइस टी के अगर इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी पे क्या फर्क पड़ेगा? आराम से सोचो दोबारा कि टी अगर महंगी हो गई, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ कॉफी? डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगी कम हो जाएगी? डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज, क्योंकि ये महंगी हो गई है तो लोग क्या करेंगे? इसे कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस। इसके अपोजिट, इफ प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल व्हाट? इट विल डिक्रीज। व्हाई इट विल डिक्रीज नाउ? यार चाय सस्ती हो गई है तो लोग कॉफी क्यों कंज्यूम करेंगे? फिर चाय कंज्यूम करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं क्योंकि एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। ये रिलेटेड हैं क्योंकि एक के प्राइस का इफेक्ट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन इफेक्ट एक के प्राइस का दूसरे की डिमांड पर पड़ रहा है। इसलिए ये कैसे गुड्स हुए? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए। आती है ये वाली बात समझ में? क्लियर कर पा रहे हैं? रिलेट हो पा रहा है? क्लियर? और इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? एक के प्राइस में और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके है ये वाली बात? There is a direct relationship between price of one and demand of other in case of substitute goods. अब दूसरा गुड लेते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले आप लोगों को मीनिंग और डेफिनेशन छोटी सी आनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते कौन से हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। वो गुड्स जो इकट्ठे यूज किए जाते हैं, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या आ जाएगा हमारे यहां पर? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज पेट्रोल एंड कार। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल उठाया था और फिर मैंने रख दिया था वो एग्जाम्पल ही दिस। पहले इसी से समझो, फिर पेट्रोल और कार पे पहुंचते हैं। ये इंक स्पेसिफिक इस कंपनी के मार्कर में ही यूज होगी, नहीं तो ये यूजलेस है। यानी कि ये मार्कर को रिफिल करने में इस इंक का यूज आने वाला है। ओके है ये वाली बात? समझ में आती है यहां तक कि रिलेट कर पाए? इस इंक का यूज इस मार्कर को रिफिल करने में है। इसके अलावा ये मार्कर किसी और इंक से रिफिल नहीं हो सकता है। तो यानी कि इस गुड को यूज करने के लिए इस गुड की जरूरत है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। क्लियर? और इसका यूज तब होगा जब मैं इस गुड को यूज कर रहा हूंगा। तो दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। द गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? यहां पर भी हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट ही स्टडी करेंगे। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब हुआ एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। खुद के प्राइस और खुद की डिमांड जब पढ़ते हैं तो उसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट नहीं बोलते, उसे प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्राइस, क्रॉस का मतलब प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और की, इसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। सीखते हैं इसके अंदर भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसे वर्क करता है। इसके प्राइस बढ़ गए, इंक ये बहुत महंगी हो गई, 10 गुना महंगी हो गई है इंक। अब इस मार्कर के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ये 10 गुना महंगी हो गई है। इस मार्कर की डिमांड पे फर्क पड़ेगा? हाँ, इस मार्कर की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। इस वजह से इन्हें रिलेटेड गुड्स बोल रहे हैं और दोनों इकट्ठे यूज होते हैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज होते तो सब्स्टिट्यूट बोलते। इसका प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग इसे परचेज नहीं करेंगे क्योंकि इसे रिफिल करना महंगा हो गया है इस इंक के महंगे होने की वजह से। इसके अपोजिट देखें अगर हम लोग, इसका प्राइस कम हो गया, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इस मार्कर की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इसे रिफिल करना सस्ता हो गया है और दोनों यूज तो इकट्ठे ही होंगे। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये कैसे हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ऐसे पेट्रोल और कार,
ये मार्कर और इंक। चलो पेट्रोल और कार भी समझ ही लो। प्राइस पेट्रोल के अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ कार। जब उसे रिफिल करना कार को महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओके है। इसके अपोजिट अगर मैं लेकर चलूंगी, प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। लोग कार ज्यादा चलाएंगे, लोग कार ज्यादा परचेस करेंगे, क्योंकि भाई उसे चलाने का जो उनका खर्चा है वो तो कंपैरेटिवली कम हो गया है। क्लियर हुआ। तो दिस इज अ केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और यहां पर जैसे एक के प्राइस में और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप था, यहां पर एक के प्राइस में और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आएगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। फाइन, आया समझ में थोड़ा सा कि दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। गॉट इट। दिस आर व्हाट रिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड का मतलब क्या होगा, अगर कभी कोई क्वेश्चन टीचर्स एट टाइम दे दे, आप तो बोलोगे सर पढ़ाया नहीं है। अनरिलेटेड का मतलब शूज महंगा होने पर मार्कर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। यार मार्कर और शूज का कोई लेना देना नहीं आपस में, है ना। तो ये कैसे है, ये दोनों गुड्स अनरिलेटेड हैं। क्लियर हुआ। यानी कि जहां पर दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं वो अनरिलेटेड गुड्स हैं। जहां रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है वो रिलेटेड है, और रिलेटेड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ओके जी, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, पीएक्स हो गया, पीआर हो गया। नेक्स्ट वन इज वाई। मैक्सिमम टाइम हम लोग इनकम को वाई से शो करते हैं। जनरल टर्म्स में ही समझ ले, ठीक है, फिर इसे आगे क्लासिफाई और करेंगे, इसे और अच्छे से समझेंगे। इनकम अगर बढ़ेगी कंज्यूमर की, भाई अगर मेरी इनकम कम है तो मेरी डिमांड क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में कम होगी। मैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होऊंगा, जाऊंगा तो पहले यार देखूंगा कि चीज़ के प्राइस कितने हैं, मेरी इनकम में आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यार मैं तो बहुत कम कमाता हूं, कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। तो जिस पर्सन की इनकम कम होगी उसकी डिमांड कम होगी, बनता है एक चीज़, है ना। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर होती है वाली बात। तो इनकम और डिमांड में हम लोग कैसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। ओके, समझ में आया। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, and because income and demand in this particular case are moving in the same direction, so we can say there is a positive relationship between the two. Both of them have positive relationship, or we can say they are having direct relationship. It means both of the variables, whether that is income or demand, they are moving in the same direction. Done? समझ में आ गई ये वाली बात भी। इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है। नॉर्मल तो यही चलता है, लेकिन इसमें भी आगे केसेस बनते हैं, और मैं वो केस आपको समझा ही देता हूं, थोड़ा सा जोर पड़ेगा, वीडियो दोबारा देख लेना समझने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, वन इज नॉर्मल गुड्स एंड द सेकेंड वन इज इंफीरियर गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में एक एवरेज फैमिली का पर्सन जो एवरेज इनकम से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या इवन अच्छी फैमिली से, यानी कि इनकम स्टेटस ज़्यादा है, उनके लिए नॉर्मल गुड्स कौन से होंगे। दो तरह के रजिस्टर्स आते हैं, आप लोगों ने देखा हो, एक फेयर सा रजिस्टर आता है और एक गंदे से कागज वाला रजिस्टर आता है। नॉर्मल गुड कौन सा होगा, फेयर रजिस्टर। इंफीरियर जो क्वालिटी में कुछ डाउन होगा वो कौन सा हो गया, वो हमारा रफ रजिस्टर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेकर चले, फुल क्रीम मिल्क, दैट इज नॉर्मल गुड। इंफीरियर टोन्ड मिल्क, जिसमें क्वालिटी कम होती है, हल्का दूध है ना, दैट विल बी इंफीरियर। देसी घी नॉर्मल गुड, डालडा घी इंफीरियर गुड। और एक और एग्जांपल समझ लें, बाजरा एंड व्हीट। जो भी लोग व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं, राजस्थान में क्या है कि जो बहुत पुअर लोग हैं वो कई बार व्हीट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो व्हीट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस चीज की वजह से व्हीट क्या है, नॉर्मल गुड है, जो एक एवरेज इनकम या हायर इनकम वाला पर्सन अफोर्ड कर सकता है। तो व्हीट को मैंने क्या लिया, नॉर्मल गुड लिया। और बाजरा क्या है, इंफीरियर गुड है, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाजरा कंज्यूम करते हैं।
आप कोई भी टॉन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, किसी भी एग्जाम्पल को इमेजिन करके इसे समझ सकते हैं टॉपिक को। जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड, यानी कि फुल क्रीम मिल्क की, व्हीट की, किसी भी चीज की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके है, यही वाली बात यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। ऐसे ही इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ दोनों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में यह चीज ट्रू नहीं है। इंफीरियर गुड्स के केस में केस अलग हो जाता है। किस तरह से अलग होगा ये समझें। इनकम इंक्रीज अगर होगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, दिस इज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल डिक्रीज फॉर योर सरप्राइज। और जो बच्चे रिलेट कर पाए होंगे उन्हें लगा हाँ क्वाइट ऑब्वियस है ये चीज। इनकम बढ़ी, डिमांड इंफीरियर गुड्स की क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हुई है, कुछ रीजन, कुछ लॉजिक बन रहा हो माइंड में। क्योंकि बेटा जब इनकम बढ़ जाएगी तो फिर मैं इंफीरियर गुड, बाजरा कंज्यूम नहीं करूंगा। आई विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल गुड। एंड व्हाट इज दैट नॉर्मल गुड इन दिस केस, व्हीट इज नॉर्मल गुड। क्लियर होती है ये वाली बात। यानी कि इनकम के बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। चाहे मुझे रफ वर्क ही करना होगा और मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं रफ कॉपी में काम करना पसंद नहीं करूंगा, मैं उसके लिए फेयर कॉपी यूज करूंगा। मैं टॉन्ड मिल्क कंज्यूम नहीं करूंगा, इनकम बढ़ने पर मैं फुल क्रीम मिल्क जो उनसे कंज्यूम करूंगा। इस चीज की वजह से इनकम के बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर इनकम कम हो जाएगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि यार पहले ही पैसा नहीं है, इंफीरियर गुड को ही कंज्यूम करके काम चलाना पड़ेगा। इसलिए कभी अगर क्वेश्चन आता है कि इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड विल नेसेसरीली इंक्रीज, तो आप बताओगे डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल इंक्रीज बट डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल डिक्रीज, बिकॉज demand for normal good is having a kind of a positive relationship with the income, whereas in the case of inferior goods there is a negative income effect, or there is a negative relationship between income and demand. Clear हुआ? इसे नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं कि इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा है, इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। प्राइस के इनकम के बढ़ने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है बढ़ने की जगह। ओके जी, PX डन, related goods done, income done. Next one is T. What does T means? This is simple. It means taste and preference. What do I prefer? What I find tasty? चॉकलेट्स, आइसक्रीम की डिमांड क्या होती है मार्केट के अंदर, ज्यादा रहती है कम रहती है, ज्यादा रहती है। रीजन, क्योंकि उनका टेस्ट लोगों को फेवरेबल लगता है, दे लाइक इट्स टेस्ट। तो किसी भी चीज का टेस्ट हम लोगों को अगर फेवरेबल लगेगा और वो हमारी प्रेफरेंस है तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अगर मेरा किसी भी चीज की तरफ फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई चीज खाने पीने में पसंद नहीं है, हरी सब्जियां, आई डोंट लाइक देम, है ना, इवन यू पीपल मस्ट नॉट बी लाइकिंग देम। अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज ई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। दोनों ही बातें समझ लें आप लोग। अगर पहली बात तो ई का मतलब समझ लें, व्हाट आई एम सेइंग इट टू बी, इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इसे मैं आगे बोल रहा हूं रिगार्डिंग प्राइस या अवेलेबिलिटी। अगर किसी चीज के आज के प्राइस तो जितने हैं उतने हैं, लेकिन मैं फ्यूचर में मानकर चल रहा हूं ये चीज महंगी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, अभी उसकी प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मार्केट 20 रुपीज का है और मार्केट के अंदर ये र्यूमर है कि यार ये 50 रुपीज का सेल होने वाला है, इसकी डिमांड क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब फ्यूचर में मैं मानकर चल रहा हूं इसे परचेज करना महंगा होने वाला है, तो मैं अभी इसे परचेज करके रख लूंगा। यानी कि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड इन फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस ऑफ दिस particular product to fall in future, its present demand will
डिक्रीज, क्योंकि आगे जाकर अगर ये सस्ता होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इस गुड की डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? ऐसे अवेलेबिलिटी के ऊपर बात होती है कि आज तो यार ये गुड है, मिल रहा है, कल को जैसे नमक के साथ हुआ था, है ना, एक रूमर फैला था कि सॉल्ट की शॉर्टेज हो रही है, सॉल्ट आगे मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा। तो क्या हुआ था, उसकी डिमांड बढ़ गई थी और रेट बढ़ गए थे, उसके बावजूद हमें लग रहा था आगे तो बहुत महंगा मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई, लोगों ने बोरियों की बोरियों रख ली। दैट इज व्हाट, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फाइन, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। इसमें और भी फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी फैक्टर पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो उनसे है मेंशन कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें ऐड कर रखी हैं, जो प्राइम हमारी रहेंगी वो यही 5 रहेंगी। एडवर्टीजमेंट से मैं कैसे रिलेट करूं यार, जिस चीज़ का मैंने एडवर्टीजमेंट देख रखा होता है ना, तो मैं फैमिलियर हो जाता हूँ उस प्रोडक्ट से, उस चीज़ की परचेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोर दी अवेयर द कस्टमर इज, मोर विल बी द डिमांड, है ना। ऐसे जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं आता है उस चीज़ की डिमांड कम होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू फॉर दी कंप्लीट लेक्चर्स। कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कंप्लीट ही देख रहे हैं ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।